बातों का। चलिए जी, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रश्न में चल रही है 3.3। उसके लास्ट क्वेश्चन था, उसके वो थे, उसका फर्स्ट करवा दिया था सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 था शायद, सॉरी 6 था। छठवें का सेकंड करवाना था कि क्या यह संख्या, इसमें क्या लिखा जाए कि 11 से भाज्य हो जाए, 11 का भाग इसमें चला जाए। ये था 8 कोमा, यहाँ संख्या आएगी 9484। 8 में या कौन संख्या लिखेंगे ताकि इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो दी गई संख्या होती है उसके सम और विषम स्थान लगा के उनका योग करके एक दूसरे में से घटाते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसी संख्या मान लो, यहाँ से संख्या कौन सी आएगी पता छोड़ दो, 9484। इसको एक नंबर लगा दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। पहले सम स्थानों को जोड़ो, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग करना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें सम स्थान 2 नंबर पे जो संख्या है वो 4 नंबर पे, और सम स्थान कौन से होते हैं, स्थान तो होते हैं, इसलिए 1 नंबर ये इसका 4 का स्थान कौन सा है, 1 नंबर 8 का स्थान, 2 नंबर 4 का स्थान, 3 नंबर ये इसके स्थान है। तो सम स्थान कौन से हैं, 2 नंबर, 4 नंबर और ये 6 नंबर कितने स्थान हो गए। इसके जो अंक हैं उनको जोड़ना है। 2 नंबर पे कौन है, 8, 4 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे है 9, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। और फिर 6 नंबर पे है 8, कुल तो 8 और 9 17, 17 8 25, ठीक है 25 हो गए। अब विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आएगा, तो देखो बेटा, विषम स्थान कौन से, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। 1 प्लस सॉरी बेटा, 1 नंबर पे कौन है 4 प्लस, 3 नंबर पे कौन है 4 प्लस, 5 नंबर पे कौन है नहीं पता। x बराबर आया, x कितना आएगा 8 प्लस x, विषम स्थान में जोड़ा, विषम स्थान पे कौन है 4 4 और x, ये जगह खाली है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया x लिख सकते हैं। यहाँ कौन संख्या आएगी वो हमें पता करना है। अब ये 25 आ गई, ये 8 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि विषम और सम स्थानों का योग करते हैं, तो क्या करते हैं 25 बराबर क्या है 8 माइनस x। अब ज्यादा मान लो ये है तो 25 माइनस 8 और x ऐसे करेंगे। 25 में से 8 गए, बचे कितने बचे 17, और लेकिन बचने कितने चाहिए 11 या फिर 0, या तो 11 बचेंगे या फिर क्या बचना चाहिए 0, क्योंकि 11 का नियम कहता है कि जिस संख्या में, उस संख्या में 11 का भाग जाएगा इसके सम और विषम स्थानों का योग पहले और उसका अंतर यानी 0 आए, या 11 के गुणज यानी 11 22 33 44 55 ये 11 के गुणज आने चाहिए घटाने पर। यहाँ तो अपने क्या आ रहा है 17, लेकिन क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, लेकिन अब अपने x आ रहा है, यहाँ आ रहा है 17, तो अपने कितने आना चाहिए, यहाँ पे x का मान कितना चाहिए तो 11 आना चाहिए ना। अरे भाई घटाने पर कितना आना चाहिए 11, तो लेकिन आ कितना रहा है 17, कितने कम पड़ रहे हैं 6 कम पड़ रहे हैं ना, 6 और होते तो क्या होता बराबर हो जाता। अरे होता कि नहीं होता, अगर यहाँ 6 और आते 8, मान लो x की जगह क्या आते 6, 8 और 6 कितने होते 14, 25 में 14 गए बचे 25 माइनस 14 बराबर कितना आता 11। तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग 11 का चला जाता। लेकिन अभी कितने नहीं आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं 25 और ये आ रहे हैं 8।
अब 25 में 8 घटाएंगे कितना आएंगे 17, लेकिन घटाने का कितना है या तो 11 या 0, तो अपन 0 तो ला नहीं सकते। अरे भाई 25 में से 18 गए तो पीछे बचे 17, अब 0 लाने के लिए आपको 17 में 17 और जोड़ना पड़ेगा तब जाके 0 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से करना है, ये 25 आ गए और ये 8 आ गए, ये सम स्थान और विषम स्थान ये आ गया। अब इनका अंतर करने के लिए क्या करेंगे, अतः 8 में कितने जोड़ेंगे, 8 में कितने जोड़े कि 8 में कितने जोड़ेंगे, 8 में क्या जोड़ेंगे 6, क्या आ जाएंगे 14। अब 25 में 14 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 11, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे हैं मैंने 6 अपनी मर्जी से लिखे, मर्जी से नहीं लिखे, आप दिमाग लगाओ कि 25 है और ये 8 है, तो 25 में से 8 सम स्थान विषम स्थान का अंतर किया, 25 में 8 के 25 में 17, लेकिन बचने कितने चाहिए 11 बचने चाहिए या फिर 0। अब 0 तो बचेगा नहीं, 0 बचने के लिए आपको बड़ी संख्या लानी पड़ेगी और लानी पड़ेगी ना। 0 का मतलब 25 माइनस 25 होगा तब आएगा 0, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या तो ला नहीं सकते। 25 और 8 में से 11 कितने 17, आने कितना चाहिए 11, 17 और 11 में कितना कम करना है 6, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है 6, ठीक है। समझ आ गई बात, आगे ना यहाँ लिखो, अब लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो कि 25 माइनस 8 बराबर 17, x बराबर क्या आएगा 25 माइनस 8 बराबर 17, आएगा नहीं आएगा। अभी ये 8 माइनस 8 प्लस x बराबर कितना है 25, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 8 बराबर 17, लेकिन आना कितना चाहिए 11, लेकिन घटाने पर 11 आना चाहिए, इसलिए हमें 6 और अंक की आवश्यकता पड़ेगी। कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी 6 और। अगर हम विषम संख्या में 6 और जोड़ते तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो क्योंकि हमें 6 आवश्यकता पड़ेगी तो x के बराबर कितना मिलेगा 6, तो विषम अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो अंतर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 14 बराबर कितना आएगा 11। आएगा नहीं आएगा, ये देखो 17 आ रहा है लेकिन घटाने पर 11 आना चाहिए, इसलिए हमें 6 अंकों की आवश्यकता होगी। तो 17 माइनस 11 कर सकते हैं यहाँ तो कितने और अंकों की आवश्यकता होगी, हमें 6 और अंकों की आवश्यकता होगी। अतः 17 माइनस 11 कितना आता है 6, 17 माइनस 11 घटाने पर कितना आता है 6, या कितना है 17 लेकिन आने कितनी चाहिए 11, 17 माइनस 11 बराबर 6, x बराबर 6, विषम अंकों का योग हो जाएगा 14 और अब हो जाएगा अंतर कितना है 25 माइनस 14 बराबर 11। अब ये संख्या हो जाएगी, अतः 6 रखने पर अब यहाँ 6 रख दो और फिर देख लो तो फिर पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ जाएगा 6। अतः 6 रखने पर 8 यहाँ देगा 6, फिर 9 4 8 4 होगी जो 11 से विभाज्य है। तो किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है, ठीक है। देख लो इसको, चलिए आप लोग कर लेना इसको, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना।
10 का शुरू करना है 3.4। तो 3.4 शुरू करने से पहले कुछ बातें समझ लो। इसमें होता है क्या है सार्वगुणनखंड। क्या एक शब्द है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कब पता करेंगे? जब दो संख्याएं दे रखी हो और दोनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होते हैं, एक समान गुणनखंड होते हैं, उन्हें सार्वगुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड का अर्थ आपको पता है ना, कोई भी संख्या है उसमें जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वे उसकी गुणनखंड कहलाती है। जैसे मान लो ये संख्या है 10। 10 में किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा, इस सब में जाता है। 2 का जाएगा और फिर 5 का और 10 का खुद का। इन संख्याओं का भाग 10 में पूरा पूरा जाता है। एक संख्या है 12। 12 में किस किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का खुद का, 3 का, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का खुद का। अब ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 12, ये सब क्या है? 12 के गुणनखंड। ये क्या है? गुणनखंड। तो 12 ये संख्या में, इसमें जितनी संख्याओं का भाग जा रहा है ये इसकी गुणनखंड है। फिर 10 है कि ये इसकी गुणनखंड, 10 की गुणनखंड। तो कोई भी संख्या हो उसमें जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वे उसकी गुणनखंड कहलाती है। ये 12 की गुणनखंड और ये 10 की गुणनखंड। अब इसमें देखो सार्वगुणनखंड क्या होते हैं? सार्वगुणनखंड वे होते हैं जो दोनों में होते हैं। एक है, 1 का भाग इसमें जा रहा है, 1 का भाग इसमें जा रहा है। 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है। मतलब 2 का भाग 10 में भी जा रहा है, 2 का भाग 12 में भी जा रहा है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। बस ये दोनों क्या हो गए? कॉमन। ये क्या हो गए? सार्वगुणनखंड। ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में हो, दोनों संख्याओं में एक जैसे हो, एक समान हो, उन्हें सार्वगुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वगुणनखंड। समझ आ गई बात? फिर होता है सह अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या साथ आने वाली साथ आने वाली अभाज्य संख्या, इसमें 1 का और खुद का भाग जाए वो होती है अभाज्य संख्या। तो साथ आने वाली तो मतलब साथ में कौन आएगी? अकेला आएगा तो अकेला होता है। साथ मतलब क्या है? एक के साथ एक और आना है। साथ का मतलब 2 लोग हैं। तो साथ आने वाली अभाज्य संख्याएं, जब 2 अभाज्य संख्याएं साथ आ जाए और उनका सिर्फ एक ही गुणनखंड एक जैसा हो तो वो होती है सहअभाज्य संख्या। कैसे होगी देखेंगे। 6 है ना, 6 और दूसरा है 3। 6 में किसका भाग जाता है? 6 में भाग जाता है 1 का और 2 का, 3 का और 6 का खुद का। 3 में किसका जाता है? 1 का जाता ही है और 3 का खुद का जाता है ना। अब इनमें कॉमन क्या है? देखो एक तो है, एक को तो छोड़ दो, एक बार एक तो होता ही, आपको पता है, इसको छोड़ दो। इसके अलावा इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। और कोई कॉमन है क्या? और कोई समान है क्या? नहीं है ना। तो 6 और 3 ये 2 संख्याएं हैं। सॉरी अभाज्य भी होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? अभाज्य। तो जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 7 9 11, ये सारे बड़ी संख्या है। एक में भी आपको समझा, एक सब संख्या चलो 4 और एक होती है 15। सब बड़ी संख्या मतलब साथ आने वाली अभाज्य संख्याएं जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड सेम होता है। अब 4 में देखो क्या होता है? 2 1 का भाग, 2 का खुद का और 4 खुद का। यहाँ पे 1 3 5 15 कॉमन क्या है? सिर्फ इसमें एक का भाग और इसमें 1 का भाग, ये कॉमन है। इसमें सिर्फ ये क्या है? इसमें भी और ये इसमें भी। और कोई देखो 2 का भाग जा रहा है लेकिन 2 का भाग इसमें नहीं जाता, 4 का भाग इसमें जाता है लेकिन 4 का भाग इसमें नहीं जाता, 3 का भाग इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 5 का भाग इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता। जिनमें सिर्फ एक ही गुणनखंड समान हो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जिसे क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे 4 और
मतलब 3 और 6 ये भी सही है, ठीक है। तो 3 और 6 सही है, सॉरी 2 और 3, ये देखो 2 में किसका बचता है, 1 का और 2 का खुद का, 3 में 3 का और 1 का खुद का, इसमें 1 और 1 ये दोनों समान है, 1 का भाग इसमें भी जा रहा है, 1 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो ऐसी दो संख्या हैं जो साथ आती हो और जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड क्या हो, एक जैसा समान हो, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। ओके, ठीक है भाई, आज के लिए आप इसको नोट कर लो, लिखना चाहो तो लिखा से लिख लो, चलो लिखा से लिखते हैं इसके बारे में, लिख लो कितनी बड़ी बात है। सहअभाज्य संख्या में दो संख्याएं दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही गुणनखंड समान होता है, या एक ही होता है सारा गुणनखंड, एक ही सारा गुणनखंड होता है उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे दो संख्या आगे मैंने बताया 2 और 3, इस दोनों में कॉमन क्या है, 1 का भाग देता है और 2 का, इसमें 1 का और 3 का, एक ही सारा गुणनखंड है, ये दोनों में आ रहा है। ऐसा गुणनखंड दोनों में आता है लेकिन एक गुणनखंड आता है बस, 1 और 1 बस, इसका एक ही गुणनखंड होता है। ये जिसका दो संख्याएं हैं जिनमें केवल एक ही सारा गुणनखंड होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सारा गुणनखंड क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था कि दो संख्याओं में जो गुणनखंड एक समान होते हैं, एक समान या उभयनिष्ठ कह सकते हो, एक समान या उभयनिष्ठ होते हैं उन्हें सार्वगुणनखंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड कहते हैं। जैसे 6 और 3, जैसे ऐसे यहाँ लिखो, आराम से लिख लो, जैसे 6 और 6 गुणनखंड कौन है, 1 2 3 और 6 3 के या 12 लिखो, चलो बड़ी संख्या लिखो, 1 2 3 4 6 12, मतलब 12 में इन संख्याओं का पूरा भाग जाता है। कॉमन क्या है, 1 इसमें 2 भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, 3 3 6 6। जो अब सारे गुणनखंड क्या हुए, ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में एक समान हो, जो भी लिस्ट हो, जैसे 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, क्या हुए, सार्वगुणनखंड, ठीक है। और ये सहअभाज्य संख्या लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे 4 और 15, ठीक है, 3 और 2, एग्जांपल लिख सकते हैं। लिख लो परिभाषा सहअभाज्य संख्या की और सार्वगुणनखंड की, फिर आगे बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।